दोस्तों नमस्कार। क्या मारवाड़ियों के लिए पैसा ही सब कुछ है? बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या संवेदना, सामाजिकता, मानवीयता, ये सारी जो बातें हैं ये हमारे लिए महज ढोंग और पाखंड का जरिया है? क्या जितनी अहिंसा की बातें हम करते हैं, जितनी धर्म की बातें हम करते हैं, जितने धार्मिक संगठन हमने खोल के रखे हैं और उनके मार्फत जो धर्म करते हैं या कर्म करते हैं, क्या ये महज पाखंड और दिखावा है, या केवल हम अपने पापों को काटने का जरिया मानते हैं धर्म और पुण्य को? ये एक बड़ा प्रश्न है और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये प्रश्न एक बार फिर से क्यों कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे की बात करते हैं। जी हाँ, 15 साल पहले यानी कि 24 सितंबर 2009 को एक लड़की की रहस्यमय ढंग से हत्या होती है। उसने अपने डाइंग स्टेटमेंट में यानी कि मरने से पहले जो स्टेटमेंट दिया, उस दौरान जो चिकित्सक उपस्थित थे अस्पताल में जहां उसे ले जाया गया बुरी तरह झुलसी हुई हालत में, उसने उसमें अपने देवर और अपनी सास के ऊपर में आरोप लगाया। जी हाँ, मैं रितिका घिया जैन की बात कर रहा हूं। 24 सितंबर के उस दुर्भाग्यजनक दिन, उस फेटफुल दिन जो है, उसकी जली हुई हालत में जो है शरीर पाया गया, बॉडी पाई गई। बाद में उसे घायल और झुलसी हुई अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने बचाने की कोशिश की, किंतु वो बच नहीं सकी, उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने एक बयान दिया जिसमें अपने देवर और सास पर जलाकर मारने का आरोप लगाया। उसका पति पहले ही किसी महिला के प्रेम में गिरफ्तार था और उसे लेकर फरार हो गया। उसके ससुर पर भी उस पर अत्याचार और प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। किंतु यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात है कि रितिका चली गई, रितिका मरी या मार दी गई, यह अदालत में विचाराधीन है और यह प्रक्रिया चल रही है 15 सालों से। 15 साल पहले रितिका के जो 3 बच्चे थे वो बच्चे अब बड़े हो गए हैं, किंतु इन 15 सालों में उन्होंने अपनी माँ के मरने और बाप के फरार होने के बाद जो कठिनाइयाँ देखी, उन कठिनाइयों में समाज का कोई भी तबका, यहाँ तक कि उनका अपना तेरापंथी समाज भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। समाज, जब मैं बोलता हूँ तो मारवाड़ी समाज की भी बात करता हूँ। मारवाड़ी समाज में विभिन्न संगठन हैं जो सामाजिकता की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, समाज सेवा की भी बात करते हैं। वे संगठन भी कहीं खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। अगर मारवाड़ी समाज की बात करें तो सबसे ज़्यादा समाज सेवी अगर पूरे आसाम में किसी समाज के साथ लगते हैं या किसी समाज में पाए जाते हैं तो वो हमारे ही समाज में पाए जाते हैं। यहाँ हर दूसरा व्यक्ति समाज सेवी है। खासकर अगर आपके पास पैसे हो तो आप रातों रात समाज सेवी बन सकते हैं। तो ये सारी बातें होने के बाद अब प्रश्न ये है कि 15 साल से ये बच्चे किन हालातों में अपने नाना नानी या मामा मामियों के भरोसे पले हैं, आगे बढ़े हैं। उनको लेकर समाज में किसी प्रकार का विचार नहीं हुआ, किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। वे बच्चे अकेले अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए और अपना जो अधिकार है उसे प्राप्त करने के लिए जूझ रहे हैं और जूझते रहे। आज तो फिर भी वे बड़े हो गए हैं, किंतु आप सोचिए कि जब कोई 3-4 साल का बच्चा जिसकी माँ की मृत्यु हो जाए और बाप जो है फरार हो जाए और उसके दादा दादी या चाचा चाची वे लोग शत्रुतापूर्ण व्यवहार करें, उनके खिलाफ रहे, उनके विरोधी रहे, दादा उन्हें उनका जो प्राप्य अधिकार है दादा की संपत्ति में या पारिवारिक संपत्ति में वो न दे और अपनी किसी बेटी या बेटी के परिवार वालों के नाम सारा धन कर दे, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों का क्या होगा? दादा दादी को जब उन्हें गले लगाना चाहिए था, उस सूरत में दादा दादी ने उन्हें बिसरा दिया, उनके परिवार वालों ने उन्हें बिसरा दिया। उनकी जो बुआ है उनकी नज़र दादा दादी की संपत्ति पर रही और दादा दादी ने वो संपत्ति उन्हें सौंपी भी। आज बच्चे न्याय के लिए लड़ रहे हैं।
बच्चे अकेले हैं। ये मामला 15 साल से अदालत में चल रहा है। कहीं न कहीं इतनी लंबी अवधि तक वे लड़ रहे हैं, इसके लिए भी वे धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र हैं उनके मामा मामी। किंतु यहाँ समाज की क्या भूमिका है? समाज क्यों चाहिए? क्यों उन बच्चों को समाज की जरूरत होगी? क्यों वो बच्चे समाज के साथ खुद को आइडेंटिफाई करेंगे? समाज की बात सुनेंगे या समाज को मानेंगे, या समाज बोलकर कोई चीज होती है, यह बात भी उनके जेहन में कभी आएगी? जबकि कोई समाज या कथित रूप से जो सैकड़ों हजारों की संख्या में हमारे समाज में तथाकथित समाज सेवी है, उनमें से एक भी व्यक्ति उनके साथ न खड़ा हुआ, न ही उन्हें किसी प्रकार की भावनात्मक या आर्थिक मदद की। सामाजिक मदद की तो बात ही छोड़ी। ऐसी घटनाएं केवल चेतन या उसके परिवार के साथ ही नहीं है, बल्कि ये घटनाएं अक्सर हम देखते हैं समाज के अन्य लोगों के साथ भी। जब भी किसी के साथ कोई तकलीफ घटती है तो सामाजिक लोग या सामाजिक संगठन उनके साथ नहीं दिखते, नदारद दिखते हैं। जो संगठन आपसी चुनाव में, आपसी रस्साकसी में व्यस्त रहते हैं, जो संगठन आपसी होड़ में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जो संगठन व्यस्त रहते हैं तथाकथित सत्ता या सामाजिक सत्ता को प्राप्त करने में, वो संगठन कहीं नहीं दिखाई देते। हमारे यहाँ गो सेवकों से लेकर, अहिंसा सेवकों से लेकर, समाज सेवकों से लेकर और विभिन्न प्रकार की उपाधियों को लेकर जो है विभिन्न समाज सेवी जो है बन चुके हैं। समाज सेवियों की भीड़ में अगर सबसे ज्यादा सामाजिक सेवा की किसी को जरूरत है तो वो मारवाड़ी समाज और मारवाड़ी समाज के उस कमजोर और गरीब तबके को है, या उस तबके को है जिनके साथ कोई नहीं खड़ा है, जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित है। और ऐसे एक भी व्यक्ति खड़े नहीं होते। वास्तव में उन्हें उनकी सेवा की जरूरत है, किंतु उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। अगर अब भी मेरी ये बातें सुनकर समाज में किसी के मन में कोई चेतना जागृत होती है, कहीं भी कोई मानवीयता जागृत होती है और वो समझते हैं कि हमारी कोई मानवीय मूल्य है, हमारी कुछ संवेदनाएं हैं, हम अभी भी एक जीवित इंसान है, हमारे अंदर में एक हृदय धड़कता है, वो हृदय दूसरे की पीड़ा देखकर तकलीफ भी महसूस करता है, तो ऐसे अगर कोई व्यक्ति है तो मुझे आशा है कि वो रितिका के बच्चों के साथ खड़े होंगे और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। और यह कोशिश होनी चाहिए समाज की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से। अगर वास्तव में उन संगठनों का कोई भी प्रासंगिकता समाज में है, अगर उनका कोई भी मायने है, नहीं तो ये सारे संगठन और सारे तथाकथित संगठन और जो हमारे तथाकथित समाज सेवी है, सारे के सारे बेमानी हैं। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना नहीं भूले। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग होम, जय समाज।